everybody. तो अब वी आर अवेयर कि सेबी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो अगर मैं पेपर टू की पर्टिकुलरली बात करूं, पेपर वन को ध्यान में रखते हुए, तो पेपर टू के लिए अभी भी हमारे पास 50-60 दिन है। तो अब फोकस करना है कि जो जो टॉपिक है उसे कॉन्सेप्ट कर लेते हैं और उसके एमसीक्यू करते हैं। तो अब मैंने क्लासेस दोबारा से शुरू किया है। तो आज का टॉपिक मैंने इकोनॉमिक्स से उठाया है, जो कि है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, पहले इसको समझना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई भी कंट्री किसी इंटरनेशनल कंट्री के साथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करती है, तो वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट में लिखा जाता है, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया और ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन दोनों के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इनके रेसिडेंट्स के बीच में या फिर गवर्नमेंट के बीच में, तो वो सारे का एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, इन अ ईयर। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग ऑल मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। तो इसमें सब कुछ आपका अकाउंटिंग की तरह होता है। डबल एंट्री सिस्टम होता है। अगर पैसा आ रहा है कंट्री में, अगर इनफ्लो हो रहा है तो क्रेडिट में जाता है। अगर आउटफ्लो हो रहा है, पैसा हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है, तो डेबिट साइड में जाता है। ठीक है, तो बीओपी का मीनिंग क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। बीओपी के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना, तब ये तो ओवरऑल अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आते हैं, जिसमें सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आते हैं। लेकिन अब इसके कंपोनेंट्स हैं जिसमें बाइफर्केशन होता है। एक है इसमें करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, एक है कैपिटल अकाउंट, और एक होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब इन तीनों को एक एक करके थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो करेंट अकाउंट में क्या आता है? तो करेंट अकाउंट में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आता है और इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है। ठीक है, करेंट अकाउंट में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आएगा और इंपोर्ट ऑफ गुड्स आएगा। ठीक है, इसको हम लोग विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं, विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं, या फिर मर्चेंडाइज भी बोलते हैं। ठीक है, विजिबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी करेंट अकाउंट का आपको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होगा ना, तो आपको विजिबल होगा। अगर कोई मशीनरी जा रही है, दैट इज विजिबल, तो वो करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, अगर आप कोई जैसे बैडमिंटन का आप एक्सपोर्ट करते हैं, बैडमिंटन शिप होते हुए दिखता है, इट इज विजिबल, तो इट विल कम अंडर करेंट अकाउंट। तो मान लो हमारी कंट्री ने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया 100 मिलियन का और इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया 80 मिलियन का, तो हम बोलेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा आपका 100 मिलियन माइनस 80 मिलियन इज इक्वल टू 20 मिलियन। दैट मीन्स दिस इज सरप्लस बीओट बैलेंस ऑफ ट्रेड, या फिर सरप्लस पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक चीज और ध्यान रखना है, जब भी बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात होती है तो उसमें बस गुड्स को काउंट करना है, सर्विसेज को काउंट नहीं करना है। ठीक है, सो बीओटू इज ऑलवेज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। अगला है इनविजिबल्स। ठीक है, अब इनविजिबल्स में आपके एक तो इनकम वाले आते हैं। ठीक है, इनविजिबल्स में बेसिकली आपके सारे सर्विसेज आ जाते हैं, जो भी सर्विसेज हैं, चाहे वो शिपिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया। अगर कोई भी फैक्टर इनकम आपको हो रहा है, फैक्टर इनकम मतलब कि मान लो
कोई बाहर काम कर रहा है उसे कॉम्पनसेशन मिल रहा है, कोई रेंट इनकम मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो these all come under इनकम। अब ये दोनों तरीके के हो सकता है, ठीक है। कुछ हमारे रेसिडेंट्स रेंटल इनकम अर्न करेंगे, तो कुछ फॉरेनर्स भी हमारी कंट्री से रेंटल इनकम अर्न करेंगे, तो उसी का नेट निकालते हैं तो इनविजिबल बैलेंस आता है। देन अदर इज करेंट ट्रांसफर, जो थर्ड कंपोनेंट है। इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है, करेंट ट्रांसफर इज ऑल्सो नोन एज यूनिलेटरल ट्रांसफर, इट इज अ वन वे इनकम और पेमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी करेंट ट्रांसफर होगा दैट इज वन वे इनकम और पेमेंट। आप उसके लिए कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज रिटर्न में नहीं दे रहे हो, एक तरीके से मुफ्त की इनकम है या मुफ्त का पेमेंट कर दिए। गिफ्ट्स हो गया, ग्रांट्स हो गया, मान लो इंडिया ने अभी अभी श्रीलंका को ग्रांट दिया, ठीक है, या फिर डोनेशन देते रहती है नेपाल को, तो दीज आर ऑल वन वे पेमेंट, तो ये करेंट अकाउंट के पार्ट होते हैं। तो मैं समराइज करता हूं, देखो करेंट अकाउंट को आप लोग तीन पार्ट्स में बांट दो। एक हो गया आपका गुड्स, जिसमें से एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स करोगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से तो इट इज सरप्लस, अगर लेस है तो बोलेंगे डेफिसिट बीओटी है। देन इट इज सर्विसेज, सर्विसेज में आपका शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब चीज आ जाती हैं। इसमें भी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देना, आपका बैलेंस आ जाएगा। फिर आपका है इनकम एंड करेंट ट्रांसफर्स। इनकम मैंने अब बता दिया, कोई भी अगर आपका सैलरी इनकम हो रहा है, रेंटल इनकम हो रहा है, इंटरेस्ट इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, डिविडेंड हो रहा है। एंड द करेंट ट्रांसफर इज यूनिलेटरल ट्रांसफर, यानी फ्री ट्रांसफर। तो इन सब का जब हम नेट कर देते हैं ना, सब कुछ का जो भी इनफ्लो आ रहा है माइनस जो आउटफ्लो कर रहे हैं, जो भी नेट बैलेंस आएगा, आइदर पॉजिटिव अगर आएगा तो सरप्लस बोलेंगे, और अगर नेगेटिव आएगा तो डेफिसिट बोलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब दूसरा जो है वो है आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखिए ये चीज ध्यान देना, कैपिटल अकाउंट को जब भी आपको पहचानना होगा ना, तो याद रखना पहले इसका डेफिनेशन क्या है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन आर दोस ट्रांजेक्शन विच ऑल्टर दी assets and liabilities of a country including contingent liabilities, ठीक है। अब याद रखना जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज की बात हो रही है ना, वो फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लाइबिलिटी की बात कर रहा है। यानी अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पहचानना सीख जाओ, उसको छोड़ के जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कैसे पहचानोगे? अगर कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें वो शेयर्स की बात कर रहा हो, डिबेंचर्स की बात कर रहा हो, लोन की बात कर रहा हो, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की बात कर रहा हो, एनआरआई डिपॉजिट की बात कर रहा हो इन इंडिया, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन होता है, एफडीआई की बात कर रहा हो, एफपीआई की बात कर रहा हो, बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, विच कैन बी आइदर गवर्नमेंट, कंपनी, एनीबडी, तो इन सब चीजों से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो दैट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। बी वेरी क्लियर। अब इन ट्रांजैक्शन को छोड़ के और भी कोई ट्रांजैक्शन है, सारे के सारे करेंट अकाउंट आपके ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पहचानना सीख जाओ, then current account transaction is very easy. So it is bifurcated borrowing, external commercial borrowing या external assistance। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आपका FII का जो इन्वेस्टमेंट होता है या FDI का जो इन्वेस्टमेंट होता है, NRI डिपॉजिट, बैंकिंग कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। तो कहीं भी डिबेंचर, शेयर्स, लोन, इन्वेस्टमेंट, इन सब की बात हो, दैट इज ऑल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब आपसे एक क्वेश्चन है, अगर कोई मशीनरी का एक्सपोर्ट हो रहा है तो विल इट कम अंडर करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट? आप बताना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओवरऑल बैलेंस। अगर अब हमको
करेंट अकाउंट बैलेंस मालूम चल गया और कैपिटल अकाउंट बैलेंस मालूम चल गया, और एरर्स एंड ओमिशंस थोड़ा बहुत अगर मान लो एरर्स एंड ओमिशन हो जाता उसको अगर हमने कर दिया तो हमको ओवरऑल बैलेंस मालूम चलता है। ठीक है, ओवरऑल बैलेंस मालूम चलता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 का, जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसके हिसाब से। तो उसमें करंट अकाउंट बैलेंस था आपका -48,717 CR, कैपिटल अकाउंट बैलेंस आपका 91,390 था, और एरर्स एंड ओमिशन 902 पॉजिटिव थे। तो जब आप इसको करोगे तो आपका 43574 ओवरऑल बैलेंस आ रहा है। तो एक तरीके से बोलूं करंट अकाउंट बैलेंस आपका निगेटिव था, तो कहीं ना कहीं आपने इंपोर्ट ज्यादा किया है और एक्सपोर्ट कम किया था। कैपिटल अकाउंट बैलेंस आपका पॉजिटिव था, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में ज्यादा आई है। सो उसके कारण ओवरऑल बैलेंस हमारा पॉजिटिव हो गया है। 43574 यूएस मिलियन डॉलर, सारे एग्जांपल ये सारे यूएस मिलियन में थे। तो इसका मतलब क्या है, इतने से 43574 से हमारे कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज हो जाएगा, जो कि आरबीआई मेंटेन करती है, जो कि आरबीआई मेंटेन करती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए आपका एक एग्जांपल ये दिया हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे इसमें 43574 आपने बैलेंस निकाल लिया ना, तो ये आपका फॉरेक्स रिजर्व में हमारा इंक्रीज हो जाएगा। पर कई बार हम क्या करते हैं, करेंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस और एरर एंड ओमिशन के बाद मान लो बैलेंस आपका आया 43574। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव आपका आया है, हम उतने से एक निगेटिव की एंट्री कर देते हैं, तो उसमें आपका बीओपी क्या होता है, जीरो आता है। दैट मीन्स हमेशा बैलेंस करता है। ये भी एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो वी इन दैट केस वी शो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको देखो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। एक्सपोर्ट 308970 था, इंपोर्ट्स 469006 था। तो इसको जब हमने नेट किया तो हमारा ये जो ट्रेड बैलेंस आया वो आया निगेटिव, क्योंकि ऑब्वियसली इंपोर्ट ज्यादा है। उसके बाद जब हमने इनविजिबल्स को ऐड किया, इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में आपका गुड्स एंड सर्विसेज है। फिर इनविजिबल्स का जो नेट बैलेंस आया है वो आया आपका 111319, ये गुड्स बस ले लो 111319। फिर आपका करेंट अकाउंट बैलेंस आपका नेगेटिव आया -48717, कैपिटल अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव था, एरर्स और ओमिशन ये था, ये ओवरऑल बैलेंस आया। अब उतने से ऑफिशियल रिजर्व आपका देख रहे हो, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है, और अगर बीओपी को मैंने अगर हमको बीओपी को जीरो करना है तो हमको उतने से नेगेटिव से एंट्री पास करना पड़ेगा। ठीक है, करेक्ट है। तो हेयर डिक्रीज, जो आपका इंक्रीज इन रिजर्व है, इट इज बीइंग इंडिकेटेड बाय नेगेटिव साइन जस्ट टू बैलेंस इट, ताकि ये आपका जीरो आए, नथिंग एल्स, ताकि ये आपका जीरो आए। तो यहां पे ये आपके बॉक्स में लिखा भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आइटम 9 बीओपी अकाउंट ऑलवेज शोज चेंज इन ऑफिशियल रिजर्व्स। ठीक है, देयर इज एन इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व इंडिकेटेड बाय नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव अगर पार्ट है तो हमको, क्योंकि बीओपी जीरो लाना है, इसीलिए हम लोग नेगेटिव एंट्री पास कर रहे हैं ताकि वो जीरो आ जाए। In case official reserves are not shown as part of capital account, the official reserves account is separately presented and classified as below the line. ठीक है, अगर हमने इस तरीके से नहीं शो किया, मान लो अगर हमने इस तरीके से नहीं शो किया और ऑफिशियल रिजर्व्स को अलग कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं बना रहे हैं, अलग से दिखा रहे हैं, तो उस केस में हम ऑफिशियल रिजर्व को बिलो द लाइन आइटम बोलते हैं। तो इन दैट सिचुएशन करंट एंड कैपिटल अकाउंट टुगेदर में शो सरप्लस और डेफिसिट बीओपी। ठीक है, सो बीओपी सरप्लस क्या होगा, करंट अकाउंट सरप्लस पर कैपिटल अकाउंट सरप्लस व्हेन ऑफिशियल अकाउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। और बीओपी डेफिसिट क्या होगा, करंट अकाउंट में डेफिसिट है और कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट है। तो बीओपी ऑलवेज बैलेंसेज व्हेन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड देयरफॉर करंट अकाउंट बैलेंस पर कैपिटल अकाउंट इज जीरो, ये वाला एग्जांपल। ठीक है, बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम कब होगा,
ऑब्वियसली जब आपका करेंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस जीरो नहीं होगा। तो सरप्लस कब होगा? जब इसमें कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, यानी हमारे कंट्री में इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आएगा। डेफिसिट कब होगा? जब हमारे कंट्री में किसी नेगेटिव आ रहा है कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट का नेट करके, दैट मीन्स देयर इज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड दैट लीड्स टू डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स। ठीक है। एक आइटम होते हैं ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स। ठीक है। ऑटोनोमस आइटम्स वो होते हैं विच आर अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन में कोई भी प्रॉफिट का इंटेंशन नहीं होता है। ऑटोनोमस आइटम्स आर द कॉज ऑफ बीओपी इम्बैलेंस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर बीओपी सरप्लस या बीओपी डिफिसिट होता है तो दोज ऑल हैपन ड्यू टू ऑटोनोमस आइटम्स। ठीक है। और अकोमोडेटिव आइटम जो होता है, इट इज मेंट टू रिस्टोर बीओपी बैलेंस। एक तरीके से आप देख रहे थे वहां पे सरप्लस आ रहा था 40,000 के आसपास का, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है, तो वहां पे हमने माइनस कर दिया था 40,000 ताकि जीरो बैलेंस आ जाए, बीओपी आपका जीरो आ जाए। तो ये जो 40,000 का जो एंट्री होता है ना, हम इसको बोलते हैं अकोमोडेटिंग आइटम। सो दीज आर मेंट टू रिस्टोर बीओपी बैलेंस, दैट मीन्स दे आर मेंट टू करेक्ट द बीओपी इम्बैलेंस। Autonomous items may involve the movement of goods across the borders, like export and import of consumer goods or capital goods. Accommodating items do not involve the movement of goods across the border. They only involve the movement of official reserves of RBI, जो मैंने ये एग्जांपल दिया आपको. They are also classified as above the line items of BOP, and these are classified as below the line items of BOP. Balance of payment and balance of trade. ये ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया है, अब देख लो, बहुत ही सिंपल है, नथिंग मोर टू डिस्कस। ठीक है। तो ये था आज मैंने कॉन्सेप्ट कराया। नेक्स्ट क्लास में विल डू एमसीक्यू। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।